जैसे जैसे क्रिकेट को राष्ट्रवाद का औजार बनते हुए देखते हैं, वैसे वैसे हमें मुट्ठियां भींचते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, अन्य विपक्षी टीम है या देश है उसके प्रति नकारात्मक भाषा या नारे बोलते हुए लोग भी स्टेडियमों में दिखाई देने लगे। बसन अगर इस पनौती विवाद को देखें तो किसी एक व्यक्ति, वो भी देश के प्रधानमंत्री, उनका किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट की जगह पर जाना क्या इतने अधिक इमोशंस को खड़ा कर सकता है कि अपशकुन जैसी गैर तार्किक चीज को उसके साथ जोड़ा जा सके। यहां तक कि जब उनकी राष्ट्रीय टीम के साथ, यानी कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय टीम के साथ भारतीय टीम का, ब्रिटिश भारतीय टीम का मैच हुआ तो उसमें 4-0 से भारत ने जीत हासिल की। पहले के इस प्रैक्टिस मैच के में इस हार का परिणाम ये था कि ब्रिटेन चूंकि अपने ही एक उपनिवेश से ओलंपिक्स जैसे मंच पर हारना नहीं चाहता था, इसलिए ब्रिटेन ने यह तय किया कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में वह अपनी टीम नहीं भेजेंगे। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। पिछला सप्ताह काफी इमोशन से भरा रहा है देश में। आप जानते ही हैं कि विश्व कप के फाइनल में पिछले रविवार को, यानी कि 19 नवंबर को फाइनल खेला गया अहमदाबाद में, और उसमें भारत दुर्भाग्य से हार जाता है। और उसके बाद एक लंबी चर्चा, लंबी बहस, इमोशंस लगातार उफान पर। इसी बीच में वह विवाद भी होता है जिसे पनौती विवाद कहा जा रहा है। तो एक अच्छा मौका है कि हम इसके बहाने इस पूरे संदर्भ पर एक चर्चा करें। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे व्यक्ति हों या सामान्य विद्यार्थी हों, आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्या है जिसके चलते क्रिकेट भारत में इतने अधिक इमोशंस की चीज रहता है। और ये आज से नहीं है, अगर आप पिछला कुछ समय देखें तो पाएंगे कि भारत में क्रिकेट को लेकर दीवानगी जो है वह कई समाजशास्त्रियों के लिए, कई पत्रकारों के लिए, हम जैसे शिक्षकों के लिए एक हैरानी का सबब रही है, आश्चर्य की वस्तु रही है, और इस कारण इसका पर्याप्त विश्लेषण करने की जरूरत महसूस होती रही है। हम जिस फिनोमिना को लेकर, जिस चीज को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं, इस वर्ल्ड कप के बहाने हम जानना चाहते हैं कि यह क्या है इस खेल में, कि यह खेल भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए इतना अहम हो जाता है कि वे उतने इर्रेशनल हो सकते हैं इस मामले में जितने कि वे सामान्यतः धर्म को लेकर होते हैं, ईश्वर को लेकर होते हैं। बसन अगर इस पनौती विवाद को देखें तो किसी एक व्यक्ति, वो भी देश के प्रधानमंत्री, उनका किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट की जगह पर जाना क्या इतने अधिक इमोशंस को खड़ा कर सकता है कि अपशकुन जैसी गैर तार्किक चीज को उसके साथ जोड़ा जा सके। यानी कि ऐसा क्या है जिसके चलते क्रिकेट का मामला आते ही भारतीय समाज कभी कभी गैर तार्किक तक हो जाता है। इस पूरे संदर्भ को हम लोगों ने क्रिकेट राष्ट्रवाद, क्रिकेट नेशनलिज्म के तौर पर पहचानने की कोशिश की है। और ये कोई अनूठी चीज इस मामले में नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद को अलग अलग खेलों के साथ जोड़ने की एक परंपरा देखने को मिलती है। किसी किसी देश में वह क्रिकेट के साथ जोड़ा जाता है तो कहीं फुटबॉल के साथ जोड़ा जाता है, कई अन्य खेलों के साथ भी जोड़ा जाता है। यही वजह है कि बाकायदा देशों के पास कई राष्ट्रीय खेल की संकल्पनाएं भी होती है। भारत के मामले में यह है, राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी माना जाता है। इससे पहले कि हम क्रिकेट राष्ट्रवाद पर थोड़ा सा आगे चलें और इसकी और व्याख्या करें, मैं एक अतीत के उस घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह घटना जो है वह एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक रहा उसके साथ जुड़ी हुई घटना है। पुरानी बात है। अगर आप देखें तो क्रिकेट से पहले हॉकी एक बेहद लोकप्रिय खेल था। भारत अभी गुलाम ही था। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक की बात है। तब जब भारत ने, यानी कि हम कहें कि ब्रिटिश भारत ने ओलंपिक्स में अपनी हॉकी टीम भेजने का फैसला किया।
चूंकि हॉकी टीम ने इस ओलंपिक्स में जो कि एम्स्टर्डम में होने वाला था जाना था, इसलिए भारतीय टीम को तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजा गया। और इंग्लैंड में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सभी महत्वपूर्ण क्लबों के साथ खेल खेला और उन्हें बहुत ही आसानी से हराया। ये ध्यानचंद के समय की हॉकी है। यहां तक कि जब उनकी राष्ट्रीय टीम के साथ, यानी कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय टीम के साथ ब्रिटिश भारतीय टीम का मैच हुआ तो उसमें 4-0 से भारत ने जीत हासिल की। 1928 के इस ओलंपिक के से पहले के इस प्रैक्टिस मैच के में इस हार का परिणाम ये था कि ब्रिटेन चूंकि अपने ही एक उपनिवेश से ओलंपिक्स जैसे मंच पर हारना नहीं चाहता था, इसलिए ब्रिटेन ने यह तय किया कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में वह अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि खेलों को हम केवल खेल की तरह नहीं ले सकते। यह अकारण नहीं है कि राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीय भावना को क्रिकेट के साथ या अन्य खेलों के साथ लगातार जोड़ के देखा जाता है। और इसके लिए हम लोगों को राष्ट्रवाद की संकल्पना, भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना और जाहिर है भारतीय क्रिकेट राष्ट्रवाद की संकल्पना को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो इस साधारण सी बात को समझें। राष्ट्रवाद कोई प्राकृतिक अवधारणा नहीं है। जिन लोगों ने राष्ट्र राज्य का उदय पढ़ा है, परीक्षा के लिए भी पढ़ा होगा, सामान्य चीजों के लिए भी पढ़ा होगा, वे जानते हैं कि राष्ट्र एक प्राकृतिक अवधारणा नहीं है, यह एक सांस्कृतिक राजनीतिक अवधारणा है। यानी कि राष्ट्र होते नहीं है प्राकृतिक तौर पर, बनाए जाते हैं। और जब राष्ट्र बनाए जाते हैं तो राष्ट्रों को के नागरिकों को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग किस्म की गोंद, अलग अलग किस्म के बाइंडर्स की जरूरत पड़ती है। ये बाइंडर्स भी स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक या कृत्रिम होते हैं। मसलन हमारे देश के पास एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक झंडा है जिसे देखकर हम लोगों को लगता है कि हमारे देश का झंडा है। ऐसे ही राष्ट्रगान होते हैं, राष्ट्रगीत होते हैं, हम रंगों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, हम संगीत के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, हम नृत्य के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। इसी तरीके से इन भाषा के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। सारे देश की एक भाषा, जो उस भाषा को बोले उसे भारतीय माना जाए। तो इसी संकल्पना में इन बाइंडर्स की जरूरत बार बार पड़ती है। देश बार बार अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल करता है देश के तमाम नागरिकों को जोड़ने के लिए। खेल चूंकि उत्साह से भरते हैं, इसलिए खेलों को भी बहुत बार इस बाइंडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग देशों में किया जाता है। आप जानते हैं ब्राजील, मैक्सिको जैसे देश में ये फुटबॉल के साथ किया जाता है। भारत में यह क्रिकेट के साथ किया जाता है। तो क्रिकेट राष्ट्रवाद दरअसल क्रिकेट के खेल का राष्ट्रवाद के लिए किया जा रहा इस्तेमाल है। हम चूंकि किसी एक चीज के सहारे पूरा देश उत्साहित होता है, उसमें जोश भरता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कभी कभी देश नाम की जो अवधारणा है उसे और मजबूत करने के लिए करने लगते हैं। और इसलिए आप पाते हैं कि क्रिकेट राष्ट्रवाद भारत में एक लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई बहुत सकारात्मक चीज है। आपको समझना पड़ेगा कि चूंकि राष्ट्रवाद का यह रूप ही अपने आप में एक औपनिवेशिक विरासत है, इसलिए राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक तौर पर जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैग का इस्तेमाल किया जाए यानी झंडे का इस्तेमाल किया जाए, किसी एंथम का इस्तेमाल किया जाए, किसी अन्य प्रतीक का इस्तेमाल किया जाए, उसी तरीके से कभी कभी खेलों का इस्तेमाल भी किया जाता है। भारत के संदर्भ में यही हुआ है। वरना कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि हम देखें कि कोई एक खिलाड़ी भारत में इतना उत्साह भर दे कि उसकी सेंचुरी से पूरा देश झूमने लगे, या फिर हमारी एक खेल के मैदान में हार हम लोगों को निराशा से भर दे। ये इसलिए हो पाता है कि हम इस प्रतीक का इस्तेमाल राष्ट्र की प्रतीकात्मक पहुंच के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यह अंततः एक औपनिवेशिक विरासत है। अगर ये औपनिवेशिक विरासत है तो उपनिवेशवाद के संदर्भ में ही हमें इसे समझना पड़ेगा। जैसे भारत का राष्ट्र राज्य, जिस भारत देश को हम जानते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, 26 जनवरी 1950 में उसके पास अपना संविधान आता है, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रतीकों को स्वीकार किया जाता है, उस भारत देश में स्वाभाविक तौर पर यह क्रिकेट
एक औपनिवेशिक खेल के तौर पर ही आती है। अंग्रेज अपने साथ यह खेल लेकर आए थे और फिर जब हमने इस खेल में अच्छा करना शुरू किया तो हम लोगों ने इस खेल को प्रतीक बना लिया इस उपनिवेशवाद से आजाद होने के लिए। क्योंकि ये कल्पना अपने आप में कितनी मनोहारी है कि एक ऐसा देश जिसके हम गुलाम रहे, अब हम उसे खेल के मैदान में पीट सकते हैं, हम उसे हरा सकते हैं। केवल उसे ही नहीं, ऐसे अन्य देश जिनके साथ हमें लगता है कि हमारा प्रतिस्पर्धा का या थोड़ा बहुत दुश्मनी का संबंध है, उसे हम खेल के मैदान में भी हराते हैं तो हम ऐसा भाव महसूस करना चाहते हैं मानो हमने उन्हें युद्ध के मैदान में हराया हो। और इसीलिए 1983 एक लैंडमार्क ईयर रहता है भारतीय क्रिकेट राष्ट्रवाद के उदय में। अगर ऐतिहासिक तौर पर थोड़ी देर ना बात करें, इमोशंस के स्तर पर बात करें, तो मुझे याद आता है कि 1983 मैंने अभी क्रिकेट देखना शुरू किया था और 1982 आप जानते हैं कि भारत में एशियन गेम्स हुए थे, जिसके बाद भारत में टेलीविजन का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। हम लोगों के घर में 1982 में पहला टेलीविजन आता है और 1983 पहली महत्वपूर्ण क्रिकेट प्रतिस्पर्धा है जिसे हम टेलीविजन पर देखते हैं। और 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें कि भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 183 का स्कोर दिया और बदले में वेस्ट इंडीज को 137 या 136 रन पर हरा पूरा ऑल आउट करके उस वर्ल्ड कप को जीता। 1983 का वर्ल्ड कप, ट्रेडिशनल वर्ल्ड कप, जो कि कपिल देव के हाथ में सज रहा था, उसने भारतीय क्रिकेट इतिहास को और भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास को एक शानदार मोड़ दिया। ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट भारतीय राष्ट्रवाद का एक औजार या प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि यही टेलीविजन के उभार का भी समय है जब इस संदेश को लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। फिर उसके बाद तो बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। 1986 की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसके बाद एक के बाद एक वर्ल्ड कप होते हैं। हालांकि 2011 से पहले भारत फिर अगला वर्ल्ड कप जीत नहीं पाता है, लेकिन भारत एक महाशक्ति, क्रिकेट महाशक्ति के तौर पर दिखाई देने लगता है और यह वह महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ध्यान रखिएगा, इसी बीच में कुछ और महत्वपूर्ण घटित होता है। क्रिकेट यदि राष्ट्रवाद का औजार बनता है तो वह दो और चीजों का घालमेल इसके साथ होता हुआ देखते हैं। पहला तो भारत और पाकिस्तान की परंपरागत जो प्रतिस्पर्धा है, भारत और पाकिस्तान में एक किस्म की राइवलरी, जो कि पहले हॉकी के मैदान पर दिखाई देती थी, जफर इकबाल और शाहिद भारत की तरफ से और पाकिस्तानी जो टीम थी, और उनके बीच में बहुत महत्वपूर्ण हॉकी के मैच हुआ करते थे और उस समय हमें हॉकी नेशनलिज्म दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह क्रिकेट नेशनलिज्म में कन्वर्ट होता है और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच, हर क्रिकेट मैच लगभग युद्ध जैसा दिखाई देने लगता है। और इसके पीछे एक छिपा हुआ दूसरा रूप है और ये वह कुरूपता है जिस पर मैं चाहता हूं आपका ध्यान जाए। भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्र किसी भी नजरिए से एक धार्मिक राष्ट्र नहीं, इसलिए, और हमारा संविधान साफ साफ इस बात को स्पष्ट करता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति भी आदर्श तौर पर धार्मिक राष्ट्रवाद की प्रकृति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब हम भारत पाकिस्तान राइवलरी को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा राष्ट्रवाद कभी कभी धार्मिक राष्ट्रवाद का मोड़ लेना शुरू करता है। और यही वह वजह है जिस वजह से हमें यहां सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की एक महत्वपूर्ण पहचान यह है कि ये राष्ट्रवाद का मतलब होता है, जो कि राष्ट्रीयता से उपजता है, कि जो अपने हैं उनके प्रति लगाव, और जो अपने नहीं हैं, जो पराए हैं, उन्हें लेकर एक अलगाव का अंश हमें राष्ट्रवाद में दिखाई देता है। अपने लगाव से ज्यादा कई बार परायों से अलगाव वह बाइंडर, वह गोंद बन जाता है जिससे हम आपस में जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्रिकेट राष्ट्रवाद ने खासतौर से पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा किया है, ऐसा लगता है, और यही वह वजह है जिस वजह से हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम धार्मिक राष्ट्रवाद को ऐसा करने देते हैं तो कई बार हम भारतीयों के साथ भी इस अलगाव को होते हुए देखते हैं। एक भिन्न बात जो मैं चाहता हूं कि इस जगह पर आप जोड़ें, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं और कई बार लोगों को यह बात समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बात यह है कि राष्ट्रवाद की अपनी प्रकृति
राष्ट्रवाद से जुड़े हुए इमोशंस की अपनी प्रकृति में एक किस्म की मैस्कुलिनिटी दिखाई देती है। मैस्कुलिनिटी का मतलब है एक किस्म का पौरुष जैसी चीज दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि दंभ, जिसका मतलब है ताकत, जिसका मतलब है छीन लेना, लड़ लेना। यह हमें भारतीय राष्ट्रवाद में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद की अपनी प्रकृति कुछ हद तक पुरुषवादी होती है, जिसमें दूसरे को जीत लेना, अपनी भूमि को हासिल कर लेना इत्यादि इत्यादि जो तमाम शौर्य के रूप दिखाई दे हैं, वे राष्ट्रवाद के इस वाले हिस्से के साथ भी जुड़ते हैं। और इस वजह से क्रिकेट राष्ट्रवाद भी कई मायनों में उसी मैस्कुलिनिटी को प्रदर्शित करता है। जब हम याद करते हैं इतिहास के तौर पर, तो हम जानते हैं कि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा गया। लेकिन जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप ने क्रिकेट पर अपना वर्चस्व हासिल किया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों ने जैसे जैसे क्रिकेट में अपना वर्चस्व स्थापित किया, वैसे वैसे ही चूंकि राष्ट्रवाद का छौंक इसके साथ लगा और ये निकटवर्ती पर पड़ोसी राज्य देश रहे हैं, इस वजह से उसके अंदर मैस्कुलिनिटी भी बढ़ती है। हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जैसे जैसे क्रिकेट को राष्ट्रवाद का औजार बनते हुए देखते हैं, वैसे वैसे हमें मुट्ठियां भींचते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, अन्य विपक्षी जो टीम है या देश है उसके प्रति नकारात्मक भाषा या नारे बोलते हुए लोग भी स्टेडियमों में दिखाई देने लगते हैं। किसी देश में ये ज्यादा दिखाई देते हैं, किसी देश में कम दिखाई देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये होता हुआ दिखाई देता है। ये मैस्कुलिनिटी दिखाई देती है और ये मैस्कुलिनिटी स्वाभाविक तौर पर एक तरह का अहंकार भी भरती है। अगर आप सौरव गांगुली का वह दृश्य याद करें, जिस दृश्य में सौरव गांगुली ने उत्साह में अपनी टी शर्ट को उतारकर और उसे फेंकते हुए एक चित्र व्यक्त किया था, जिसे उस समय क्रिकेट का जो जेंटलमैन रूप था उसके विरोध में माना गया, वह एक प्रतीक के तौर पर आप समझ सकते हैं मैस्कुलिनिटी की। और चूंकि राष्ट्रवाद हमेशा से युद्ध के साथ, जीतने के साथ, भूमि के साथ जुड़ा माना जाता रहा है, इसीलिए आप पाएंगे कि ये मैस्कुलिनिटी पिछले कुछ सालों में और बढ़ती है। जैसे जैसे क्रिकेट में और ज्यादा कमर्शियलाइजेशन होता है, जैसे जैसे क्रिकेट के साथ उद्योग जुड़ता है, आईपीएल आता है, रंगीन जो क्रिकेट की वर्दियां हैं वे आती हैं और वह क्रिकेट एक मीडिया प्रोडक्ट बनता है, वैसे वैसे उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है, खासतौर से आईपीएल के बाद विशेष तौर पर, कि अब आप उसे केवल एक खेल की तरह, केवल एक सांस्कृतिक उत्पाद की तरह नहीं देख सकते। अब आपको उसे मीडिया उत्पाद की तरह देखना पड़ता है। और यहां वह मैस्कुलिनिटी, वह राष्ट्रवाद कई बार एक खतरनाक कॉकटेल बनाता है। समझिए कि एक ऐसा नशीला पेय जिसमें पैसा यानी कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, जिसमें मीडिया यानी कि पॉपुलैरिटी का एस्पेक्ट भी है और जिसमें खुद राष्ट्रवाद का एस्पेक्ट भी है। यह जो कॉकटेल है, यही वह कॉकटेल है जिसके चलते हम सब लोगों को वह नशा होते हुए देखते हैं। अगर हम इस रूपक को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉकटेल, ये जो पेय पदार्थ है, इसे पीने के बाद बहुत बड़ी आबादी नशे में झूमने लगती है। ये एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, ये पूरे के पूरे मास इंटॉक्सिकेशन का मामला हो जाता है। हम सामूहिक तौर पर एक नशे में हो जाते हैं। एनीवे, 1983 से 2023 का वर्ल्ड कप, कुल मिलाकर हम इन 40 सालों में पूरी दुनिया में इस क्रिकेट के रूप में बदलाव देखते हैं। यूरोप से, खासतौर से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से यह शिफ्ट होकर भारतीय उपमहाद्वीप इसका केंद्र बन जाता है और हम लोग एक पिवटल भूमिका में आ जाते हैं। और इसके अंदर मीडिया, पैसा और राष्ट्रवाद, जिसका थोड़ा सा हिस्सा धार्मिक राष्ट्रवाद भी है, वह जुड़कर इसे एक बहुत नशीला पेय पदार्थ बना देता है। ये वह वजह है जिस वजह के चलते आप कई बार केवल इस बात पर खुश नहीं हो रहे होते कि भारतीय टीम जीत रही है। कभी कभी आपको इन बातों से भी खुशी होती है कि कोई एक भिन्न टीम हार रही है। यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद की वजह से होता है।
इसलिए अगर आप भारत के पॉपुलर कल्चर डोमेन को समझे, जिसमें केवल दो चीजें गिनी जाती हैं, या तो क्रिकेट या फिर बॉलीवुड फिल्में, तो आप पाएंगे कि इस पॉपुलर कल्चर के साथ राष्ट्रवाद का जुड़ाव वह वजह है जिसके चलते आप पिछले सप्ताह भर से उस किस्म का नैराश्य, हालांकि खुशी है, गर्व है, भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची है और उसमें भी उसने कुल मिलाकर अच्छा खेल प्रदर्शित किया है पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन स्वाभाविक एक निराशा तो है ही कि इतना अच्छा खेले थे, काश जीत जाते। और यह निराशा आपको पूरे राष्ट्र में दिखाई दी, मीडिया में दिखाई दी, अलग अलग सेलिब्रिटीज में दिखाई दी। उसकी वजह अभी भी मैंने बताई, वही एक मिला जुला नशीला पेय पदार्थ जिसे हम क्रिकेट नेशनलिज्म कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर तटस्थ तरीके से इन चीजों का विश्लेषण करेंगे तो आप अधिक परिपक्व विश्लेषण कर पाएंगे, आप उसके सांस्कृतिक पक्षों को समझ पाएंगे और मुझे लगता है कि फिर आपको क्रिकेट और ज्यादा खेल की तरह आनंद देना शुरू करेगा। आप उसके इमोशंस, केवल इमोशंस में बहकर क्रिकेट की खूबसूरती नहीं छोड़ रहे होंगे। यह था क्रिकेट राष्ट्रवाद पर मेरा टेक। थैंक यू।